हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को निम्मी के क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपके व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य से चैप्टर के हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आप CBT एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अभी से CBT एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके, जिससे आप एग्ज़ाम में झंडे गाड़ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक कह रहा है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया बच्चों, और आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है। बच्चों ये आपका क्या है, सूचनात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार होता है वो क्या होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, और इनका जो बैकग्राउंड होता है वो काले रंग से होता है और उस पर जो है सफ़ेद कलर की आकृति बना देते हैं। चलिए आपके कोर्स में 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह हैं, सभी को मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए चिन्हों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कहलाता है आपका निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है। अब इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है, इनकी आकृति क्या होती है, वृत्ताकार होती है। और इसमें जो ये कलर जो देख रहे हैं आप, और यहाँ पे एक बॉर्डर बना देंगे जिसको हम लोग रेड कलर से कर देंगे। ये आपका रेड कलर हो जाएगा। और इस पे क्या करेंगे, अब ये आपका रेड कलर है गया, और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड है ये आपका वाइट रहेगा। क्या होगा आपका, ये वाइट रहेगा। इस पे कोई आकृति बना देंगे, जैसे सिगरेट पीना है, सिगरेट की आकृति बना दी कि आपको सिगरेट पीना मना है। और ये आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होगा, इस पे आपका जो बॉर्डर होगा वो रेड कलर का बना देंगे, और इसी पे क्या करेंगे, एक क्रॉस बना देंगे। इस पे एक क्रॉस बना देंगे। ये आपका चिन्ह जो है निषेधात्मक चिन्ह हो गया, जहाँ पे कार्य करना ये मना होता है। उसके बाद आता है आपका अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह मतलब कि ये काम आपको करना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान ली अनिवार्य चिन्ह वहाँ होता है जहाँ पे जैसे मान लिया आप कोई काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये काम करना है, वो चिन्ह आपको क्या बताता है, अनिवार्य चिन्ह बताता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आप वेल्डिंग का काम करने जा रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए किसी आप पुल के नीचे काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, अनिवार्य चिन्ह में आते हैं। अनिवार्य चिन्ह का जो आकार होता है वो क्या होता है, ये भी वृत्ताकार होता है। ये भी क्या होता है, आपका वृत्ताकार होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका जो कलर है, यहाँ पे ये जो कलर होगा ग्राउंड, इसका जो बेस कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लू, नीला कलर। ये आपका नीला कलर होगा, और इस पर एक आकृति बना देंगे। ठीक है, एक सफ़ेद कलर की आकृति बना देंगे, सफ़ेद कलर से एक आकृति बना देंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे इन्होंने ग्लव्स का ही आकृति बना दिया। ठीक है, तो ये आकृति जो होगी ये क्या होगी,
सफ़ेद कलर की होगी, ये वाइट कलर की आकृति होगी। इसको वाइट कलर से बनाएंगे और जो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो नीले कलर का होता है, ठीक है। और इसका आकार क्या होगा, वृत्ताकार होगा। अब इसके बाद जो आता है आपका दूसरा चिन्ह जो आता है, ये आपका चिन्ह आता है चेतावनी चिन्ह। क्या आता है आपका, इसके बाद हम लोग इसके बाद आता है आपका चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह मतलब चेतावनी चिन्ह ये बताता है कि यहाँ पे आपको नहीं जाना है, यहाँ पे आपके साथ खतरा हो सकता है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। अब चेतावनी चिन्ह का जो शेप होता है ये क्या होता है, ये आपका त्रिभुजाकार होगा। ये आपका क्या होगा, चेतावनी चिन्ह जो होंगे आपके त्रिभुजाकार में इंडिकेट होंगे, ठीक है। और इसकी जो ये आपका जो यहाँ पे जो कलर होगा ये क्या होगा आपका, येलो होगा, पीला कलर का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पीले कलर के ये जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो क्या होगा आपका, पीले कलर का होगा। ये जो आपका बैकग्राउंड होगा पीले कलर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक काले रंग का चित्र बना लीजिए, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे ये खतरे का चिन्ह बना देते हैं, ठीक है। ये खतरे का चिन्ह बना दिया हमने, देखिए डेंजर का। ये आपका किस कलर का होगा, ये काले कलर का होगा, ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, चेतावनी चिन्ह, ठीक है। अब अगला आता है क्वेश्चन, आपका चिन्ह जो आता है आपका सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह का क्या होता है, इसका जो साइज होता है ये वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, ठीक है। ये वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, ठीक। अब ये जो बैकग्राउंड होगा ये वाइट कलर का होगा, ये वाइट कलर का होगा, ठीक। और इस पर क्या किया, जैसे मान लीजिए एक हमने मेडिकल का साइन बना दिया, प्लस जो होता है इसको हमने किस कलर से बना दिया, ठीक है, ठीक। देखिए इसमें दो चीज़ होती है, या तो ये बैकग्राउंड आपका वाइट होगा या तो आपका ग्रीन होगा, या तो आपका ग्रीन होगा। जब आपका बैकग्राउंड वाइट होगा तो ये जो कलर होगा ये क्या होगा आपका, रेड होगा। ये कलर आपका क्या होगा, रेड होगा। और जब आपका बैकग्राउंड ग्रीन होगा, हरा होगा, तो उस पर ये कलर क्या होगा आपका, तब ये वाइट होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि ये आपको ये मेडिकल का साइन दे रहा है, स्वास्थ्य का मेडिकल से रिलेटेड दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेडिकल में क्या होता है, ये सफ़ेद बैकग्राउंड हो गया, उसको क्या कर दिया, रेड से बना दिया, ठीक है। अब जैसे कहीं कहीं आप जाते होंगे मॉल वॉल या कहीं घूमने जाते होंगे, तो यहाँ पे एग्ज़िट का बना देते हैं, एग्ज़िट का बना देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे एग्ज़िट और ये साइन बना देंगे। तो ये भी क्या है, ये आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से आपको निकलना है। तो ये 4 प्रकार के आपके सुरक्षा चिन्ह होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, धूम्रपान है, कंपन है, क्षरण है और रेडियो सक्रियता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कंपन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का समन क्या है, ठीक है, ठीक। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो जो अग्निशमन होता है वो क्या होता है, ये क्या करता है, अग्नि को ऑक्सीजन से अलग करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अग्निशामक यंत्र भी आपके कोर्स में है, ठीक। अग्निशामक यंत्र, तो अग्निशामक यंत्र आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है, मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि विद्युत से लगी आग को बुझाने में कौन सा अग्निशामक यंत्र का यूज़ करेंगे। विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए
कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे, तो ये एक होता है CTC, एक होता है हेलोन टाइप। ये दोनों अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्निशामक यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, क्लास डी टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लास डी। ठीक, और उसके बाद आता है आपका फोम टाइप का जो होता है, इसको हम लोग क्लास बी टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं। और जो आपकी एक होता है जलयुक्त जो अग्निशामक यंत्र होता है उसको बुझाने के लिए हम क्लास ए टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो CTC होता है वो क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये भी आपको जानना चाहिए कि अब देखिए क्लास ए प्रकार की जो आग होती है, क्लास ए प्रकार की आग में क्या आता है, जो आपकी आग कहाँ हो, जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, इन सब पे जो आग लगी होती है उसको क्लास ए प्रकार की आग को क्लास ए प्रकार की आग कहते हैं। अगर हम बात करें क्लास बी की, ठीक है, क्लास बी में क्या आता है आपका, क्लास बी में आपका आता है जैसे डीजल हो गया, ठीक, मिट्टी का तेल हो गया, इनसे लगी जो आग होती है वो क्लास बी में आती है। ठीक है, और क्लास डी के अंतर्गत क्या होता है, क्लास डी के अंदर जो होता है आपका धात्विक पदार्थों से जो लगी होती है आग, धात्विक पदार्थों से लगी जो आग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास डी में क्लास डी के अंतर्गत आग कहलाती है। और आपका एक होता है क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में आपके केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल से आग लगती है, जैसे आपका क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इन सब से जो आग लगती है, LPG हो गया, इन केमिकल से जो आग लगती है वो आपकी क्लास सी में आती है। ठीक है, और जो आग का कॉम्बिनेशन होता है ये भी मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका ईंधन, दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन, तीसरा होता है ऊष्मा। आग का निर्माण इन तीनों से हुआ है, और अगर इन तीनों में से कोई एब्सेंट होगा तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पहले खींचते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, फिर दबाते हैं, फिर घुमाते हैं। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, फ्लैट नोज प्लेयर का, लॉन्ग नोज प्लेयर का, राउंड नोज प्लेयर का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, राउंड नोज प्लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंसर का क्या उपयोग है, ठीक है, प्लेस्टिबल तार को विष्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में से पिन या कीले निकालना, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लकड़ी से
पिन और कीलें निकालने का प्रयोग के लिए हम लोग पिंसर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? कौन सा चिन्ह है? ये आपको एक फिगर दे दिया गया, अब वो पूछ रहा है आपसे ये कौन सा चिन्ह है? आवश्यक चिन्ह है, संचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है। तो बच्चों क्या हो गया? आवश्यक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है? ठीक, अब देखिए सचेतक बता रहा है, मतलब वार्निंग साइन पूछ रहा है। ठीक है, तो वार्निंग में मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे हमको वार्निंग देनी होती है, देखिए वार्निंग का मैंने आपको क्या बताया, वार्निंग मतलब चेतावनी। इसका क्या होगा? ये त्रिभुजाकार होगा और इसका ये क्या बैकग्राउंड कलर क्या होगा? पीले कलर का, और ब्लैक कलर से आकृति बनी होगी। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लू, श्वेत, सफ़ेद, पीला, हरा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पीला। ठीक, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है? हैलोन टाइप, झाग प्रकार, गैस कारतूस प्रकार, संग्रहित द्रव प्रकार। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी या हैलोन टाइप का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको क्या दिया? हैलोन दिया है ना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? एप्रॉन का, गॉगल्स का, कान कवच का, नाक कवच का। तो बच्चों आप देखो धुएं की बात हो रही, तो धुआं कहाँ जाता है? नाक में जाता है ना, तो नाक कवच का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS? ठीक है, BIS का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विंच का करेंगे, क्रेन और स्लिंग्स का करेंगे, पड़ते और रोलर्स, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों भारी उठाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? क्रेन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्रेन और स्लिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने में स्टाविंग क्या है? आग में ईंधन जोड़ना, आग को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग, आग से ईंधन तत्व निकालना, आग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आग से ईंधन तत्व निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपको एक PPE किट दे दी गई, अब पूछा ये क्या है ये? ठीक है, तो देखिए नाक कवच, सिर कवच, चेहरा कवच, हेड स्क्रीन। तो बच्चों क्या है? ये हेड स्क्रीन है। ठीक, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दाब विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा। अच्छा बच्चों आप लोग जानते हैं इन्फेक्शन किससे होता है? बैक्टीरिया से हो सकता है या आपकी वायरस से हो सकता है। तो क्या होगा? जैविक नुकसान। जैविक नुकसान इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, इस औजार का क्या उपयोग है? ये आपको एक दे दिया गया, पूछा ये कौन सा औजार है? गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो बच्चों क्या है इसका आंसर? क्या होगा? ये क्या आपका पिंसर है। ठीक है, लकड़ी से कीले निकालना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्लव्स दे दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इस सुरक्षा का नाम क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी देखिए ग्लव्स की बात की थी यहाँ पे। देखिए ये ग्लव्स बना दिया था और कहा था
कि अगर आप कहीं जाएंगे काम करने तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को अनिवार्य रूप से करेंगे। तो ये कौन सा चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह। अनिवार्य को बोलिए चाहे आवश्यक चिन्ह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अब देखिए क्या है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखिए जेब्रा लाइन दिख रही है आपको, ठीक। और ये क्या है, ये त्रिभुजाकार में है, ठीक ठीक। तो क्या है, विद्यालय और क्या है, संरक्षित और असंरक्षित। और चौथा ऑप्शन क्या है, पैदल क्रॉसिंग, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्रॉसिंग बन रही है ना, ये आपने देखा होगा चौराहे पे होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, पैदल क्रॉसिंग। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, पैदल क्रॉसिंग। तो बच्चों आज मैंने आपको निम्मी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एमसीक्यूज। इन्हीं क्वेश्चन से आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। अभी से आप लोग लग जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों की इसी तरह से तैयारी कराता रहूं और जिससे निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम CBT एग्ज़ाम के निम्मी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे AC सर्किट्स। AC सर्किट के निम्मी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी CBT एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ और पावर फैक्टर आपका कितना दिया है, क्या दिया है आपको, 0.8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, V इक्वल टू दिया है आपको 240, करंट आपको दी है 5 एम्पीयर, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज़ और cos फाई आपको दिया है 0.8, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई एक्सएल होता है। तो यहाँ से अगर हम एक्सएल की वैल्यू निकालें तो V अपॉन आई हो जाएगा, ठीक। V की वैल्यू क्या है 240 और 5 की एम्पियर हो गई, तो आपका कितना आ जाएगा 48, ठीक है, ठीक है, 48, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन आपके गलत दिए हैं, ठीक है। 48 वाट दिया है, 42, तो ये इसमें क्या होगा 48 ओम आएगा, क्या आएगा 48 ओम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेंस की इकाई क्या है। महो है, ओम है, हेनरी है, फैरड है। जो महो होती है, देखिए जो सब्सटेंसेस होता है, ये क्या होता है, इम्पीडेंस का उल्टा होता है। ये रिएक्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, महो, ठीक है। और जो आपका एडमिटेंस होता है, ये आपका इम्पीडेंस का उल्टा होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, महो हो जाएगी। जो आपका कंडक्टेंस होता है, ठीक है,
ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, महो हो जाएगी। हेनरी जो होती है आपकी, ये आपकी इंडक्टेंस की होती है। फैराड आपका कैपेसिटेंस का होता है। ठीक है, ओम आपका रेजिस्टेंस का। फैराड मतलब, फैराड को हम लोग कैपेसिटर, ठीक है। एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रेरकत्व मान में वृद्धि करके, संधारिता मान में कमी करके, संधारिता मान में वृद्धि करके, और प्रतिरोध मान में वृद्धि करके। देखिए, तो इसमें आंसर क्या होगा, संधारिता के मान में कमी करके। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने पर मुख्य कारण क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति, अति प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, अधिक कैपेसिटिव भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला संतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या है? ठीक है, कोई धारा नहीं बहेगी। 3 कला में धारा का बीजगणितीय योग, केवल 2 कलाओं में धारा बहेगी का बीजगणितीय योग, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा। देखिए आपकी बात क्या कह रहा है, न्यूट्रल तार। तो न्यूट्रल में क्या होगा, तार करंट आपकी फ्लो नहीं होगी, तो इसमें आंसर क्या होगा, कोई धारा फ्लो नहीं होगी। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? W1 और W2 दोनों धनात्मक रीडिंग, W1 धनात्मक तथा W2 ऋणात्मक रीडिंग। W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के W1 शून्य धनात्मक तथा W2 ऋणात्मक रीडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, W1 और W2 बराबर हो लिखेगा विपरीत संकेतों। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 220 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान मूल्य क्या है? देखिए VRMS इक्वल टू होता है Vmax अपॉन √2। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 220 RMS के लिए वोल्टेज। तो देखिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दी है आपको, 240 दी है। तो क्या हो जाएगा Vmax अपॉन √2। तो Vmax इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 240 इंटू √2। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो ये 339.5 वोल्ट आएगा। इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? PR इज इक्वल टू VI, PR इज इक्वल टू √2 VI,
पी आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, पी आर इक्वल टू वी आई साइन थीटा। देखिए एसी में 3 पावर होती हैं। पहली होती है आपकी रियल पावर, रियल पावर वी आई कॉस फाई कहते हैं, इसकी यूनिट आपकी वाट होती है। उसके बाद आपकी होती है रिएक्टिव पावर, ये होती है आपकी वी आई साइन फाई, और इसकी यूनिट होती है वी ए आर। उसके बाद आपका होता है अपरेंट पावर, ये होती वी आई, इसकी यूनिट होती वी ए। तो अपरेंट पावर आपकी क्या हो जाएगी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वी आई साइन थीटा। वी आई साइन थीटा कहिए चाहे साइन फाई कहिए, एक ही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर बराबर 5 ओम, देखिए आर बराबर 5 ओम, एक्सएल बराबर 36 ओम और एक्सी बराबर इतना है, तो परिपथ में प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रतिबाधा कौन लोग बोलते हैं, जेड। ये आरएलसी सर्किट की बात कर रहा है, तो ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। आर का वैल्यू मतलब 5 का स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू क्या है 36, 36 माइनस 24 का स्क्वायर 25 हो गया, 36 में 24 गया आपका 2, यह रहेगा 12 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 169 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 13 ओम। तो प्रतिबाधा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13 ओम, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री। एसी एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है, 0 है, 1 है, 0.5 है, 0.8 है। तो बच्चा आंसर क्या होगा, 1 आंसर इज अ राइट आंसर। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर धारा 240 वोल्ट बटे 50 हर्ट्ज आपूर्ति लेती है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। V इक्वल टू आई एक्सएल लगाइए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, V इक्वल टू आई एक्सएल होता है। तो यहाँ से हम एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 बटे और करंट आपकी 5, तो ये आ जाएगा आपका 48, ठीक है। ये आपका 48 आ गया। अब यहाँ से हम Z की वैल्यू निकालेंगे, Z इक्वल टू R का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या 24 का स्क्वायर कॉमन लें, तो 1 प्लस आपका बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने तो आपका लगभग 53.66 Z आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे,
cos फाई इक्वल टू होता है आर बाई जेड। ठीक है, तो आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये कितना आपको दिया है, कितना ओम दिया है, 24 ओम। 24 ओम को जब हम 53 पॉइंट से भाग करेंगे 66 से, तो लगभग ये आपका आएगा 0.447 आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा पावर फैक्टर आपका 0.44। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध आर की वैल्यू कितनी दी है आपको, 15 ओम दिया है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है आपको, 20 ओम। वोल्टेज आपको दिया है 240 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से आरएलसी है। ठीक है, सो यहाँ से हम पहले निकालेंगे Z की वैल्यू। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 225, ठीक है, प्लस 400, तो आपका आएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट आपका 25 होता है। तो आपका कितना है, 600। अब चलिए लगाए cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है आपका, 15/25, तो यह आ जाएगा 1/3/5। ठीक है, तो cos फाई इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तो 0.6 पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी बच्चों आपका 0.6। तो आपका बी आपका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, तो आपको वोल्टेज कितना दिया है, 220। ठीक है, 50 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी कितनी दी आपको, 50 हर्ट्ज़। करंट की वैल्यू कितनी दी आपको, 8 एम्पियर। ठीक, धारा प्रवाह जुड़े आरएलसी समांतर परिपथ में इम्पीडेंस की गणना कीजिए। ठीक है, एडमिटेंस की गणना कीजिए, जिसकी इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इम्पीडेंस निकालें, इम्पीडेंस को उल्टा कर देंगे, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ आपको वोल्टेज की वैल्यू दी है, क्या वोल्टेज आपको दी है 240, फ्रीक्वेंसी आपको दी है इतना। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे V इक्वल टू आई जेड। V इक्वल टू आई जेड, तो Z इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। V आपका कितना दिया है, 240/8, 8 × 24, ये आपका आया 30 ओम। आपका क्या आ गया, ये आपका इम्पीडेंस आ गया। ठीक है, एडमिटेंस निकालना है। एडमिटेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/Z होता है। 1/Z मतलब 1/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.33 हो। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए, अच्छा इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा देखिएगा, 1/30 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.033 आएगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या होगा, 0.033 महो, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र है। ठीक है, IL इक्वल टू IR माइनस IC, IL इक्वल टू IR प्लस IC, IL इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, IL इक्वल टू अंडर रूट IR स्क्वायर। देखिए
देखिए यहाँ पे IL करंट जा रही है, ये मान लेते हैं ये आपकी IL करंट। अब ये IL करंट क्या हो गई, इसमें आंसर आपका चौथा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर, संधारित्र को श्रेणी में जोड़कर, प्रेरकत्व को श्रेणी में जोड़कर, संधारित्र को समांतर में जोड़कर। तो देख इसमें आंसर क्या होगा, संधारित्रों को समांतर में जोड़ के हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा और फेज धारा के बीच में क्या संबंध? देखिए डेल्टा, अब दोनों को बता देते हैं कि डेल्टा हो गया आपका और ये आपका स्टार हो गया। डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज, जो लाइन करंट होती है वो √3 टाइम्स ऑफ IP होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और अगर स्टार में बात करेंगे तो लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, सेम होती है। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है और स्टार में लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तीन कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि से यदि एक शून्य पाठ्यांक है तो दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या है? 0.5, 0 यूनिटी बिलो 0.5। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर का सूत्र है। देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, KF होता है, ये होता है आपका RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू अपॉन ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। AC समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युतिक शब्द को से परिभाषित किया जाता है? प्रतिरोध, प्रतिबाधा, एडमिटेंस, सस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एडमिटेंस। एडमिटेंस को हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, इम्पिडेंस का उल्टा होता है। यूनिट आपकी महो। किस AC परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच का कला संबंध होता है? शुद्ध प्रेरकीय, प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ, प्रतिरोध और धारित्र परिपथ, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारित्र परिपथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ। तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट, मतलब आपको किलोवाट कितना दिया है? 4। आभासी शक्ति, अपरेंट पावर कितनी दी? 5 kVA। अब आपसे पूछ रहा है क्रियाशील शक्ति, मतलब रिएक्टिव पावर आपसे निकालना है। रिएक्टिव पावर पूछ रहा है। तो देखिए अपरेंट पावर जो होती है, अपरेंट पावर ये होती है √KW का स्क्वायर प्लस KVR का स्क्वायर। आपको KVR निकालना है तो KVR इक्वल टू हो जाएगा अपरेंट पावर माइनस किलोवाट आवर। ठीक, अपरेंट पावर आपकी कितनी है? 5 का स्क्वायर और ये आपकी क्या है? 4 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
25 माइनस 16 तो यह रहेगा आपका √9। तो बच्चों आंसर क्या होगा 3। तो 3 kVAR। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, kVAR आपका बिल्कुल सही है। तो kVAR आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? ठीक है, देखिए अनुनाद स्थिति कब होती है? जब XC का डिफरेंस 0 हो जाए, या कह सकते हैं XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए, तब अनुनाद की कंडीशन आती है। तो उस हिसाब से आपका इसमें क्या हो जाएगा, XL जो है XC के बराबर है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन कला 2 वाट विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? इनपुट सिरों के संयोजन आपस में बदलने पर, मीटर में धारा कॉइल के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके, मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके, मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिया वक्री AC के फॉर्म फैक्टर का मान क्या है? देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है? KF। ये होता है आपका RMS अपॉन I एवरेज होता है। इसकी वैल्यू होती है 0.07, ठीक है, सॉरी अपॉन 63। इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू होती है 1.11, ठीक है। और जो आपका पीक फैक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है 1.414। तो आपसे फॉर्म फैक्टर पूछा है तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक होता है, ठीक है, ठीक है। प्रेरकत्व मतलब रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टेंस, ठीक। रिएक्टेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस, सस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सस्टेंस। एडमिटेंस किसका होता है? एडमिटेंस को हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इम्पीडेंस का यूनिट महो। कंडक्टेंस G, ये आपका होता है रेजिस्टेंस का, इसकी यूनिट महो। और जो आपका सस्टेंस होता है, सबसस्टेंस, ये होता है आपका 1 इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी? महो। तो बच्चों आज मैंने आपको दो वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर टोटल निकालेंगे तो वाट क्या रहेगी? W1 प्लस W2 होगी। अगर किसी को बदल देंगे तो रीडिंग आपकी क्या रहेगी? W1 माइनस W2 आ जाएगी। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? 3 तार स्टार संयोजन प्रणाली, 4 तार स्टार संयोजन प्रणाली, 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली, 4 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? थर्ड बिल्कुल सही है। 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? देखिए किस में बोल रहा है? 3 फेज प्रणाली में यदि देखिए 2 कंडीशन होती है, इन्होंने सही से दिया नहीं। देखिए अगर स्टार की बात करेंगे,
स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या हो जाएगा, जो लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम ऑफ Vp होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया 240, तो 240 गुणे √3 उस हिसाब से, ठीक है। तो 415 इनके हिसाब से आपका 415 आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 415 लगभग आएगा 400 के ऊपर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टार कनेक्शन हो जाएगा। अगर आप डेल्टा की बात करते हैं तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है, तो यह क्या होगा, स्टार कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा 415। 3 फेज शक्ति मापन माप की 2 वाट विधि में यदि 1 वाट विधि ऋणात्मक पाठन देता है तो पावर फैक्टर क्या है, 0, 0.5, यूनिटी, लेस देन 0. तो बच्चों आंसर क्या होगा 0.5 से कम। 3 कला AC परिपथ में कलांतर कितना होता है, ठीक है। देखिए अब 3 फेज हैं, RBY, ठीक है, RBY। ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। तो हर 2 फेज के बीच में एंगल कितना होता है 120। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा 120। किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है, ठीक है। तो देखो XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनुनाद की कंडीशन। और जो अनुनाद की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, FR = 2π√LC। तो बच्चों आज हमने आपको निम्न के क्वेश्चन AC फंडामेंटल के कराए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आप लोगों के अगले महीने CBT एग्ज़ाम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए निम्मी के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपके उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों के लिए मैं अच्छे वीडियोस बना सकूं। चलिए पहला देखते हैं हम लोग मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 8, दूसरा दिया है 13, तीसरा दिया है 18, चौथा दिया है 19। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आंसर होगा आपका 18। देखिए एटॉमिक नंबर आपका कॉपर का होता है 29। तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके 2 होंगे, और दूसरे सेल में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा, और तीसरे में क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड सेल में आपका कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। तो 18 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये जो मैंने निकाला है बच्चों, ये 2n² बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग निकाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब कह रहा है इसमें से कौन सा अर्धचालक पदार्थ है। यूरेका है, एवोनाइट है, मैग्नीन है, जर्मेनियम। तो जो आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर की बीच कड़ी होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो इसमें आंसर आपका डी बिल्कुल सही, जर्मेनियम इज़ अ राइट आंसर।
अब देखिए सेमीकंडक्टर जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आउटर सेल में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इनका एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन ध्रुवता संकेत एसी आपूर्ति जाते समय संकेत क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो देखिए आप जब टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होंगे? दोनों इलेक्ट्रोड इसके जलेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रोड इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 50 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपको क्या निकालनी? ऊर्जा ऐसे निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? 50, ठीक है, इंटू 5 घंटे, 5 गुणे घंटे हैं तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे। इसको 5 से गुणा करते हैं तो कितना है आपका? 2500। अब 2500 को हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2.5 यूनिट। क्या आ जाएगा आपका? 2.5 यूनिट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए आपको पावर दी है यहाँ पे 100 वाट दिया है, वोल्टेज आपको कितना दिया है? 250 वोल्ट दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है? V²/R होता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ करेंगे पावर की वैल्यू रख देंगे तो 100 हो जाएगा। वोल्टेज आपको कितना दिया है? 250, तो 250 गुणे 250 हो जाएगा अपॉन R। तो R की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 250 गुणे 250 ऑब्लिक 100, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 625 ओम। 625 आएगा आपका आंसर और आपका 625 ओम इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? ठीक है, देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सॉरी, ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या होता है? सिग्मा I इक्वल टू 0, मतलब कि किसी डीसी नेटवर्क पर जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है और ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किस पे याद होता है? आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। और जो ये आपको स्टेटमेंट दे रहा है ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है, जिसको हम लोग वोल्टेज KVL कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। ये होता है सिग्मा E प्लस सिग्मा IR इज इक्वल टू 0। और ये किस पे होता है? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम और चौथा क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो बच्चों मैंने आपको बताया ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 वाट ऑब्लिक 240 वोल्ट के 2 लैंप 220 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं।
तो कुल शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो कुल शक्ति क्या होगी ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए सीरीज में जुड़े हैं और सीरीज में तो पावर क्या हो जाएगी, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका 100 वाट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया है, ये आपको एक फिगर दे दिया है, ये ओपन है सर्किट, ये एमीटर लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया है और ये सर्किट क्या है, ये आपका ओपन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ओपन है। अब पूछ रहा है कि ओम, ये जो ओम मीटर यहाँ लगा है आपका, इसका पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है, देखिए जब सर्किट ओपन रहता है, ठीक जान लीजिए, जब ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और करंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रहे हैं देख लीजिए। शून्य पाठ्यांक पर संकेत, अनंत पाठ्यांक पर संकेत, परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, R1 और R2 प्रतिरोध का योग का मान। देखिए यहाँ पे सर्किट ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या देगा, ये अनंत देगा, तो अनंत इज द राइट आंसर। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना तक बढ़ जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा, आधा तक कम हो जाएगा, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, R जो होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन और क्या होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे देखिए R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a है, मतलब A इक्वल टू क्या होगा, πr² होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, अब उसमें पूछ रहा है कि इस प्रतिरोध का नाम बताइए। क्या है ये, धातु फिल्म प्रतिरोध है, तार बंधे हुए प्रतिरोध है, कार्बन फिल्म प्रतिरोध है, कार्बन मिश्रित प्रतिरोध है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कार बंधे प्रतिरोध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको बीज-स्टोन ब्रिज दे दिया गया। बीज-स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में, देखिए संतुलन की अवस्था में क्या होता है, P/Q = R/S होता है। ठीक है, इसको अगर हम P मान लें, इसको मान लें Q मान लें, इसको मान लें R मान लें, इसको मान लें S मान लें। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, बीज स्टोन की संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। RDC मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि PAB ये मतलब P की वैल्यू कितनी दी है, 5 ओम 500 ओम दी है। Q की वैल्यू क्या मान लेती है, QBC दी है तो उसको हमने Q मान लिया, ये वैल्यू दी है आपको 300 ओम, और S की वैल्यू उन्होंने SAO दिया है तो इसको हम 15 ओम मान लेते हैं। अब आपको R की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, लगाइए इसमें P/Q, तो P की वैल्यू क्या हो गई आपकी 500, Q की वैल्यू 300, R की वैल्यू निकालनी है आपको और उसकी वैल्यू दी है 15। तो R = क्या हो जाएगा, 500 गुणे 15/300, कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30। बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है, तो आपको S निकालना है, तो यहाँ पे S रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे। थोड़ा गड़बड़ हो गया,
ये आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 15। तो क्या हो जाएगा 500 S इक्वल टू 300 गुणे 15, तो S इक्वल टू हो जाएगा 300 गुणे 15 बटे 500, तो कैंसिल हो जाएगा, 5 है 15, तो ये आपका आएगा 9 ओम। ठीक है, तो इसमें 9 ओम इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है? अभ्रक में, यूरेका में, तांबा में और मैग्नीज में। देखिए अभ्रक क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर का जो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, जो आपका कंडक्टर होता है इसका क्या होता है? पॉजिटिव रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट होता है। और जो आपका इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, इनका क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्मल कोफिशिएंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां हैं। देखिए ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया? धारा, प्रतिरोध, शक्ति। गलत है। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध दे सही है। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध ये भी सही है। ये प्रतिरोधकता होना चाहिए यहाँ पे। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा, दक्षता। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन बहुत से गलत दिए क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए ओम का नियम लागू किस पे होता है? ओम का नियम पैसिव एलिमेंट्स पे लागू होता है। पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स क्या हो गया आपका? C हो गया, R हो गया, L हो गया। और एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, R2 आपको कितना दिया है? R1 आपको 6 ओम दिया है, और ये बच्चों थोड़ा दिख नहीं रहा है। R2 इक्वल टू निकालना है, R3 आपको दिया है 3 ओम। तो आपसे पूछ रहा है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब ये क्या है, अब यहाँ टोटल करंट भी दे दी इन्होंने। टोटल करंट दे दी है 15 एम्पियर। टोटल करंट आपकी कितनी दे दी है? 15 एम्पियर। अब देखिए ये सीरीज में कनेक्टेड है, और पैरेलल कनेक्टेड, तो V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू कितनी दी थी? 15 एम्पियर दे दी है। इसकी वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R1, ये हो जाएगा V अपॉन R2, हो जाएगा V अपॉन R3 हो जाएगा। अब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉमन ले लेते हैं हम। V की वैल्यू कितनी उन्होंने दी है? वोल्टेज की वैल्यू 24 वोल्ट, तो 24 बटे R1 की वैल्यू कितनी है? 6। 24 बटे R2 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, और R3 की वैल्यू कितनी? 3 दी है, तो 24 बटे 3, तो 15, 6 चौक 24,
24/R2 और 3 नोट थे 24। तो ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 4 और 8 12, 12 प्लस 24/R2। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 15 माइनस 12 24/R2। तो 24/R2 इज इक्वल टू 3। तो R2 इक्वल टू 24/3 तो 8 ओम। कितना आंसर आएगा बच्चों इसका आंसर आएगा आपका 8 ओम। 8 ओम इज़ अ राइट आंसर। तो आपका 8 ओम इज़ अ राइट आंसर। देखिए मैंने इसको सॉल्व भी किया है, चाहे आप लोग तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा समझने के लिए। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या होगा? धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, खुली शाखा में वोल्टापात बढ़ जाएगा। तो बच्चों क्या होगा जब सर्किट ओपन रहता है तो उस कंडीशन में धारा का मान क्या होता है 0 होता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो बच्चों क्या होगा उस सर्किट में धारा नहीं बहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा आपका ओम मीटर। ठीक है। रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। रो की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी ओम मीटर। और कंडक्टेंस की हो जाती है महो। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको हम लोग सिग्मा से करते हैं 1/रो। तो इसकी यूनिट होती है महो पर मीटर। सर्किट ब्रेकरों में 8 समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया था? वैरिस्टर, सिस्टर, थर्मिस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वैरिस्टर। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? वोल्ट मीटर संयोजन, घरों में प्रकाशीय परिपथ, अमीटर में शंट प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का मान क्या होगा? खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण धारा बहेगी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, खुले परिपथ के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। देखिए अगर आपका सर्किट ओपन है, ठीक है, तो आपको करंट की वैल्यू 0 होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, लेकिन आपको वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज आपको ओपन सर्किट की कंडीशन में मिलेगा। अगर ओपन सर्किट में देखिए, ओपन सर्किट मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। ओपन सर्किट, क्लोज शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होगा? देखिए I की वैल्यू 0 होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और वोल्टेज आपको मिलेगा। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हमको या तो यहाँ पे इन्होंने डिजिट दी होती, समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्या दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, अपने आप करिएगा आप लोग।
परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि AB को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ इन्होंने AB को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट में मैंने क्या बताया आपको, करंट की वैल्यू अनंत हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या दिया इन्होंने ऑप्शन, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा में समान से बहेगी। तो देखिए शॉर्ट सर्किट में क्या बताया था मैंने आपको, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है और वोल्टेज आपका भी जीरो हो जाता है। तो उन्होंने दिया परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा, वैरिस्टर, सिस्टर, थर्मिस्टर और LDR। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सेंसिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, धारा गुणे समय, वोल्टेज गुणे धारा, धारा गुणे प्रतिरोध, वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सॉरी, अच्छा Q की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी देखिए Q की, तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। ठीक है, I की वैल्यू क्या हो गई आपकी, यूनिट एम्पियर हो गई, और T आपका क्या है, टाइम है, तो ये सेकंड हो गया, या टाइम कह दो इसको। ठीक, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा गुणे समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टेंस की इकाई क्या है, महो है, ओम है, ओम मीटर है, ओम पर मीटर। देखिए कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, महो, या एक यूनिट और होती है साइमन। तो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने महो दिया है, तो महो इज राइट आंसर। ओम प्रति डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, ताप प्रभाव, तापमान के नियम, ताप नियतांक, ताप गुणांक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फा से, और इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ने क्या कहा है कि पर डिग्री सेल्सियस, तो उसमें आंसर क्या होगा आपका, डी इज द राइट आंसर। प्रतिरोध ताप गुणांक इसको कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग होता है, चल लौह अमीटर, चल कुंडली वोल्ट मीटर, चल लौह वोल्ट मीटर, डायग्नोमीटर प्रकार का वाट मीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चल कुंडली वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी में प्रतिरोध R2 में वोल्टा मान क्या होगा, इन्होंने दिया सही नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें हम क्या लगा देंगे, श्रेणी में प्रतिरोध R2 में वोल्टा मान निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले हम सब रेजिस्टेंस को जोड़ लेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये आपको कितना दिया, वोल्टेज की वैल्यू दी है 50 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितने होंगे 100, 200, 300, 600, 1000। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1000। तो अगर यहाँ से हम करंट निकालें तो V बाई R से V आपका 50 गुणे 1000 डिवाइड बाई 1000, तो ये जाएगा आपका 20। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, यहाँ पे किसमें R2 में। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR, तो V I की वैल्यू क्या है 1/20। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 200, डिवाइड कर दीजिए,
तो ये आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। तो वोल्टेज आपका कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? परिपथ में फ्यूज बहुत गलत दिया है बच्चों, उसमें लिखा है वोल्ट मीटर संयोजन, घरों में वैद्युत लैंप, अमीटर में शंट प्रतिरोधक। तो देखिए श्रेणी परिपथ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ परिपथ में हम लोग फ्यूज जो है सीरीज में लगाते हैं। फ्यूज क्या होता है आपका? ये आपका क्या होता है? प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है और इसकी जो रेटिंग होती है कितने में होती है? एम्पियर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ओम से 100 किलो ओम तक के मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रतिस्थापन विधि, केल्विन ब्रिज विधि, बीज स्टोन ब्रिज विधि, वोल्ट मीटर अमीटर विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? केल्विन ब्रिज विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा पूछ रहा है आपसे। विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या रेजिस्टिविटी कहिए, इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। उसमें आंसर क्या होगा? ओम मीटर। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? वोल्टेज, धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग, उसमें प्रवाहित धारा। देखिए जो हीट जनरेट होती है वो क्या होती है? I² RT होती है। मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसको जूल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जूल का भी नियम कहते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? धारा का वर्ग। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इसका अनुप्रस्थ काट पे क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए? देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का अपोजिट होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना, इसमें आंसर क्या होगा? 2 गुना कम हो जाएगा। 2 गुना बढ़ा रहे हो तो 2 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लाइट डिपेंडेंट स्टंट का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, अनंत हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घटेगा। डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का सूत्र है। देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V × I। V क्या आपका? वोल्टेज है और I आपका क्या है? करंट है। तो इसमें आंसर क्या होगा? धारा गुणे वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गम प्रतिरोध की गणना कीजिए। बच्चों मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए परिपथ आपका खुला है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, करंट की वैल्यू 0 होगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? अनंत होगी। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है? 1.72 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 माइक्रो ओम, 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 माइक्रो ओम पर मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है? लंबाई होती है, प्रतिरोधकता होता है, तापमान होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो बच्चों आंसर आपका D बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको निम्बी के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके CBT एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के CBT एग्ज़ाम के लिए
सेल एंड बैटरी के निम्न के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। कोशिश करिएगा आप पूरा वीडियो देखिए और कायदे से समझिए, आप निश्चित तौर पे अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? वोल्टेइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फोटोवोल्टिक जो सेल होता है ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को आपका विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसमें आंसर पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? लेंज के नियम, जूल के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम होता है उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं आपके सेल्स काम करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? M = IT ग्राम, M = ZIT ग्राम, M = IT/Z और चौथा है M = Z/IT। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम कहते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का ये पहला नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? आपसे पूछा बैटरी की जो क्षमता होती है उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्ट में करते हैं, वाट में करते हैं, वोल्ट एम्पियर में करते हैं, एम्पियर आवर में करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एम्पियर आवर में जो बैटरी होती है उसकी रेटिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस दोष का नाम बताएं जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। बकलिंग, स्थानीय क्रिया, आंशिक लघुपतन, कठोर सल्फोनेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कठोर सल्फोनेशन के कारण क्या होता है? द्वितीयक सेल में जो प्लेट होती है वो क्या होती है? मुड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश की इकाई आपसे पूछ रहा है। वोल्ट होती है, वाट होती है, एम्पियर होती है, कूलाम होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो आपका चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, और एक कूलाम में ये भी आप याद रखिएगा, एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? 1.2 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट होता है और 2.5 वोल्ट होता है और आपका डी। तो बच्चों आंसर चौथा आपका सही है, 2.5 वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रारंभिक आवेश, बूस्ट आवेश, ट्रिकल आवेश और फिनिशिंग आवेश। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बूस्ट आवेश। तो क्या होगा? बूस्ट आवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव है, प्रकाशीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रासायनिक प्रभाव। इसी प्रभाव पे सारे सेल्स काम करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया होता है? लेड डाइऑक्साइड, स्पॉन्ज सीसा, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट। तो बच्चों आंसर होगा स्पॉन्ज सीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की होती है?
एनोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कैथोडिक सुरक्षा। बच्चों ये वीडियो को जो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। डिजिटल घड़ियों में समानता कौन सा सेल प्रयोग होता है? वोल्टेज, लिथियम, पारा, सिल्वर ऑक्साइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पारा, मरकरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? वोल्टेज शून्य हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, लघुपतित हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं, समान रूप से कार्य करेगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लघुपतित हो जाएगा। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? धारा रेटिंग का चुनाव, आवेशन समय का चुनाव, वोल्टेज परास का चुनाव, आवेशन विधि का चुनाव। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धारा रेटिंग का चुनाव। सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तापमान में कोई प्रभाव नहीं, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, तापमान में वृद्धि के साथ कमी, तापमान में कमी के साथ कमी। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है, तापमान में कमी के साथ कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? AH क्षमता निर्धारित करने हेतु, बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, बैटरी का निवासित स्तर निकालने हेतु, विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। तो बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। हम लोग क्या करते हैं? इससे ग्रेविटी को मेजर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे के विद्युत अपघट्ट का प्रथम सूत्र है, ठीक। तो देखिए प्रथम सूत्र मैं यही बता देता हूँ, ये होता है M = ZIT, ठीक है। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए फिगर दे दिया गया बच्चों, ठीक है। आप पूछा व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। देखिए सारे सेल्स आपके क्या हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं, और पैरेलल में कनेक्ट होने पे वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो सब 1.5 वोल्ट के हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1.40 आंसर आएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक पेट पर क्या आएगा? स्पॉन्ज लेड आएगा, लेड पेरोक्साइड आएगा, लेड सल्फेट आएगा, लेड सल्फेट प्लस जल आएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेड पेरोक्साइड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु, ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, विद्युत अपघट्ट का स्तर जांचने हेतु, प्लेट का रंग बदलना जांचने हेतु। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, गैस को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? डिस्टकारी विधि, ट्रिकल चार्जिंग मेथड, नियत धारा विधि, नियत विभव विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्रिकल चार्जिंग मेथड जो होता है, इसमें सही आंसर है। हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन द लीड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। ठीक है, कह रहे हैं कि जो आपका कठोर सल्फोनेशन का जो दोष होता है उसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? नए विद्युत अपघट्ट से बदलकर,
नए इलेक्ट्रोड से बदलकर बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, और क्या लिखा, बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन सही है, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन, सिल्वर ऑक्साइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जस्ता। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? 0.001182 mg/कूलाम, 0.01182 mg/कूलाम, 0.1182 mg/कूलाम, 1.1182 mg/कूलाम। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? स्पान लेड आएगा, लेड पेरोक्साइड आएगा, लेड सल्फेट आएगा, लेड सल्फेट जल आएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेड सल्फेट आएगा। बच्चों अगर आपके निन्नी के क्वेश्चन में गलत भी ऑप्शन सही दिया है तो आप वही लगा के आइएगा, क्योंकि अगर आप सही लगा के आएंगे तो वहाँ पे वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना, धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, धनात्मक व ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लघुपतन से रोकना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए जो हमने बताया आपको, जो ग्रेविटी नापते हैं विशिष्ट घनत्व ही से नापते हैं, तो आपका हाइड्रोमीटर यूज़ होता है। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमामीटर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टर परिपथ का कौन सा है? ड्रिवेन इन्वर्टर है, एससीआर उपयोगित इन्वर्टर है, एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर है, दो कुंडलन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एससीआर उपयोगित इन्वर्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं, विद्युत अपघट्य की शक्ति का कम हो जाना, इलेक्ट्रोड के मध्य लघुपतन, आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो बच्चों हमने पहले आपको क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं, किसके कारण? बकलिंग के कारण, बकलिंग फॉल्ट के कारण। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट? ठीक, ये 1 दिया है, 1.5 वोल्ट दिया, ये भी 1.4 वोल्ट दिया। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए बच्चों ऑप्शन देखने की क्या जरूरत, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सब सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये सब आपके क्या है? सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में टोटल वोल्टेज फॉर्मूला होता है V = V1 + V2 + V3। तो जोड़ दीजिए 1.5 1.5 1.5। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 4.5 वोल्ट। तो मैंने आपको आपके CBT एग्ज़ाम के लिए 32 निम्मी के क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप पूरा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए CBT एग्ज़ाम के लिए ट्रांसफार्मर के निम्मी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी और आपके फ्रेंड्स की अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? रिंग कोर टॉप ट्रांसफार्मर, राइट कोर ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर और ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर आपका क्या होगा? राइट कोर ट्रांसफार्मर। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है, ये देख रहे हैं आप, ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक आपको फिगर दे दिया गया, देख रहे हैं आप, ये एक फिगर आपको दे दिया गया है। ठीक है, आप इसमें पूछ रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 और V2 के बीच क्या संबंध है? ठीक है, देखिए जो आपका आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफ़िशियंसी क्या होती है? 100% होती है। इसकी इफ़िशियंसी क्या होती है? 100% होती है। 100% जो इफ़िशियंसी होती है वो क्या होती है आपकी? 100% होती है। ठीक है, इफ़िशियंसी आपकी क्या होती है? 100% होती है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो प्राइमरी वोल्टेज होता है और जो आपका सेकेंडरी प्राइमरी ईएमएफ होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। और जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज और आपका सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? नमी के प्रवेश को रोकता है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है। तो देखिए जो आपका कंजर्वेटर होता है उसमें क्या होता है? तेल होता है। ठीक है, कंजर्वेटर की क्या करता है? ये क्या करता है? लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ट्रांसफार्मर में हम किस हानि का निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए ताम हानि, वायु हानि, हिस्टोलिसिस हानि, भवर्ध हानि। तो जो आपकी जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग निकालते हैं, और जो आपकी लौ हानियाँ होती है वो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट से निकालते हैं। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है, कॉपर लॉसेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों को न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें आंसर आपका ये आएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ताम हानियों को कम करें, हिस्टोलिसिस हानि को कम करें, यांत्रिक क्षति को कम करें, भंवर धारा हानि को कम करें। तो देखिए हम लोग कोर को टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए यूज़ करते हैं, किसके लिए? भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको एक फिगर दे दिया है, ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ठीक है, तेल प्राकृतिक ठंडा, तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना, तेल बलित हवा बलित ठंडा करना, तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। तो बच्चों आपका ये ऑयल नेचुरल कूलिंग मेथड है, ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है? ठीक है,
कॉपर लॉसेस क्या हो, लौह हानियाँ से बड़ी हों, ताम हानियाँ लौह हानियों से छोटी हों, ताम हानियाँ लौह हानियाँ के बराबर हो, और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, चौथा क्या दिया है, ताम हानियाँ भंवर धारा हानियाँ के बराबर। तो आपका जो बच्चों क्या होता है, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होता है जब लौह हानियाँ कॉपर लॉसेस के बराबर होते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती क्या होती, मैक्सिमम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में बुको रिले के सीड्स फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? नमी की स्थिति में सक्रिय करें, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। ठीक है, बुको रिले क्या करती है, एक गैस प्रचालित रिले है जो आपकी क्या होती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में प्रयोग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? बोझ को कम करने के लिए, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, पढ़ने में त्रुटि कम करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पढ़ने में त्रुटि कम करने के लिए। बच्चों अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपका जो ऑप्शन दिया है वही आपको लगा के आना है, अगर आप कोई और लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव ट्रांसफार्मर में को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? पटलित कोर का उपयोग करके, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करना, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चौथा आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ लोड बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? उदासीन बिंदु से टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए, डायवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, और क्या है, वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड सही है। क्या है, संपर्क बिंदुओं पे भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछा ये क्या है, तो बच्चों ये आपकी बुकोस रिले है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बुकोस रिले। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, बुकोस रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यकता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है भार की प्रकृति, शीतलन प्रकार, कला अनुक्रम, इस्तेमाल चुंबक की श्रेणी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, पटलित कोर का उपयोग करके, कोर मोटाई को कम करके, और बाय यूजिंग ग्रेन ओरिएंटेड कोर, और यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। तो बच्चों आंसर आपका सही है, चौथा, यूज स्टेप अरेंजमेंट, कोर अरेंजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और आपसे पूछा ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। एयर कोर ट्रांसफार्मर है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, रिंग कोर ट्रांसफार्मर है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है। तो बच्चों ये क्या है, एयर कोर ट्रांसफार्मर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? पल्स ट्रांसफार्मर, इनिशिएशन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है, आपका वोल्टेज को कम करता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये क्या करता है, लाइन के पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेजर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सिलिका जेल का उपयोग करके, ठीक है, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना,
सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना, अमोनियम जेली का उपयोग करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अमोनियम जेली का उपयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति का हानि आकलन किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या निकालेंगे? आयरन लॉसेज निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोर लॉसेज। कोर लॉसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन लॉसेज भी बोलते हैं। ये आपकी कोर में होती है। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नमी का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा, रोल्ड स्टील, तांबा मिश्रित धातु, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दे दिया गया है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग है आपकी, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और आपसे पूछा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऑटो ट्रांसफार्मर है, कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। तो बच्चों क्या है? कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? हवा छोड़ना, ऊष्मा छोड़ना, दबाव छोड़ना, नमी छोड़ना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होगा नमी छोड़ना, ऊष्मा छोड़ना। क्या होगा? ऊष्मा छोड़ना। बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोर रिले का कार्य क्या है? उच्च तापमान से सुरक्षा, तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा, टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा, अतिभार और लघुबंध दोनों से सुरक्षा। तो बच्चों क्या होता है? जो आपकी बुकोर रिले होती है, ये इंटरनल फॉल्ट्स को सेंस करने के लिए ट्रांसफार्मर में यूज़ करेंगे। तो बच्चों आंसर हो जाएगा अतिभार और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? उच्च प्रेरण देने के लिए, आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इसमें आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन पहला क्या है आपका? उच्च प्रेरण देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जोड़े जाते हैं? अतिभारण से बचने के लिए, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? स्वप्रेरित ईएमएफ, अन्योन प्रेरित ईएमएफ, स्थिर प्रेरित ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो बच्चों आंसर आपका अन्योन प्रेरण। ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का कैसे निर्धारण करेंगे? अनुपात परीक्षण, आवेग परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट से हम लोग कॉपर लॉस निकालते हैं और ओपन सर्किट से हम लोग क्या करेंगे? आयरन लॉस निकालेंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? नियत हानि को कम करने के लिए, विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नियत हानि को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? तांबे के उपयोग को कम करता है, हिस्टोलिसिस हानि को कम कर देता है, भंवर धारा हानि को कम करना,
कोर के लिए जगह कम देता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, तांबे की हानि, तांबे के उपयोग को कम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर तेल की नमी को सोखने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिलिका जेल। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे ये आपका क्या होता है, जो फ्रेश होता है वो नीला होता है और नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? अधिक हानियाँ, वजन में भारी, खराब वोल्टेज रेगुलेशन, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है, और ये सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है। पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? वायु प्राकृतिक, तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, तेल बलित हवा बलित, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। तो बच्चों आंसर पहला, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? स्टील 90%, सिलिकॉन 3%, स्टील 95%, सिलिकॉन 5%, स्टील 93%, सिलिकॉन 7%, स्टील 90%, सिलिकॉन 10%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, चौथा आपका बिल्कुल आंसर सही है। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, द्वितीय वोल्टेज स्थिर बनाए रखना, अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर को लोड करें। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर के निम्न के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप याद करिएगा, समझिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।